हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना दी है और ये मेरी थर्ड वीडियो है। सो इस वीडियो में मैं मशीन लर्निंग पाइपलाइंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो से मे बी मैं शायद फ्लास्क एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। सो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा चलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल बेसिस, बिकॉज मैंने सेकंड वीडियो में ऑलरेडी प्रोजेक्ट के थ्रू समझाया है कि कैसे मशीन लर्निंग पाइपलाइंस हमारा काम को आसान करती है। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लर्निंग पाइपलाइंस को समझने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी हम एग्जांपल लेते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक मशीन है, चाय बनाने वाली, टी मेकिंग मशीन। अब ये जो टी मेकिंग मशीन है ना, इसमें हर चीज़ हमें एक बार बतानी पड़ेगी और उसके बाद ये सालों साल अपने आप ही चाय बना के ले आएगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसमें ऑलरेडी फिक्स किया है कि पहला स्टेप ये है कि मैं इस मशीन को ऑटोमेटिकली 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेना है। सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर मैंने इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि इसको एक मैंने पाइप से कनेक्ट किया है जिसमें से वाटर आएगा, और एक पाइप मैंने कनेक्ट किया जिसमें से मिल्क आएगा, और बाकी जो और भी सामान है वो इसी के अंदर मैंने स्टोर कर रखे हैं, जैसे चाय पत्ती, चीनी वगैरह, ये इसी के अंदर स्टोर कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अब मेरे को इसको फिक्स करना है कि हर बार ना वैसी ही टेस्ट की चाय बने। तो वो कैसे होगा? तो हम चल रहे थे उसी बात को कि मैंने इसको फिक्स किया कि इसको हर बार ना जब भी मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को चाय बना के दे, तो इसको 1 लीटर पानी लेना है। उसके बाद उसको बॉईल करना है। बॉईल करना है 20 मिनट तक। 20 मिनट तक। ठीक है, जब 20 मिनट तक बॉईल हो जाए तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि उसके बाद 1 लीटर ही दूध लेना है, इसको 1 लीटर ही मिल्क लेना है। उसके बाद इसको फिर से इसको 20 मिनट तक बॉईल करना है। 20 मिनट तक बॉईल करना है। इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको फिर शुगर लेनी है। कितने ग्राम कुछ भी बोल देते हैं, मान लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा चाय का आइडिया है नहीं। ठीक है, उसके बाद चाय पत्ती, टी लीव्स। ठीक है, उसके बाद अदरक या लौंग या फिर काली मिर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसा करते करते मैंने इसको क्या बताया, इस पूरी मशीन को, जो ये चाय बनाने वाली मशीन थी, इसको मैंने सारे स्टेप्स बताए कि जब भी कोई बोले कि चाय बनाने वाली मशीन मेरे लिए चाय बना, तो तेरे को सबसे पहले ये वाला स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करना है। और इसी सीक्वेंस में तुझे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मशीन को अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इस चाय बनाने वाली मशीन को। और जैसे ही मैं इसको ट्रेन कर दूंगा इन सारे स्टेप्स के थ्रू, उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे को इस मशीन को ला के रखना है और इस पे बस कनेक्शन कर देने हैं। इसके अंदर जो कंपार्टमेंट होंगे उसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें डाल देनी है। फॉर एग्जांपल अदरक, आ, चीनी, चाय पत्ती, लौंग वगैरह, और इसको पानी और दूध से कनेक्ट कर देना है सिंपली। उसके बाद ये मतलब जब तक भी इसकी वैलिडिटी है तब तक ये ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करती रहेगी और मुझे चाय बनाते देते रहेगी। तो ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग पाइपलाइंस को भी आपको एक बार ट्रेन करना होता है, आपको उसको बताना पड़ता है कि भैया कौन कौन से स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं। और जैसे ही आप उसको ये एक्सप्लेन कर दोगे कि यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद जब तक उस मशीन लर्निंग पाइपलाइन की वैलिडिटी है, फॉर एग्जांपल वो एक पर्टिकुलर वर्जन के मॉड्यूल्स पर रन कर रही होगी, तो उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो जब तक वैलिड है, वो पाइपलाइन भी तब तक वैलिड रहेगी और वो काम करेगी। तो सिर्फ एक बार ट्रेन करना है, उसका उसको आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ट्रेन आप जब भी चाहे कर सकते हैं, बट आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं एज मच एज टाइम एज पॉसिबल, जितना भी आप उसको यूज़ करना चाहें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यही है मशीन लर्निंग पाइपलाइन। एक बार हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक क्या लिखा हुआ है, अ मशीन लर्निंग पाइपलाइन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मॉडल रेडी फॉर्मेट
एंड देन अप्लाइंग अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। साफ साफ लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग पाइपलाइन का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना। जैसा कि मैंने अभी आपको वो मशीन का एग्जांपल लेके समझाया था चाय बनाने वाली मशीन से, कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो होंगे और उसकी वजह से जो पूरी प्रोसेस है वो ऑटोमेट्स हो जाती है। आपको बस एक बार ट्रेन करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पाइपलाइन अपना काम करती रहेगी और जो आप उसको रॉ डाटा दोगे, रॉ डाटा, उसको वो अपने आप ही रेडी करती रहेगी। जैसा कि यहाँ पे अभी हो रहा था कि हम इस चाय बनाने वाली मशीन को केवल रॉ मटेरियल्स दे रहे थे और रॉ मटेरियल्स को ये ऑटोमेटिकली क्या कर रही थी, टी बना के दे रही थी परफेक्ट। वैसे ही मशीन लर्निंग पाइपलाइन भी रॉ डाटा लेती हैं और इसको मॉडल के लिए रेडी करके हमें देती है। कह रहा है ईच स्टेप इन द पाइपलाइन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कह रहा है हर एक स्टेप क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करता है, जैसे कि प्री प्रोसेसिंग, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडल ट्रेनिंग। तो हर एक स्टेप का एक अपना एक महत्व होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक वैसे ही जैसे इस चाय बनाने वाली मशीन में हर एक स्टेप का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। बिना ऊपर वाले स्टेप के नीचे वाला स्टेप नहीं हो पाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। वैसे ही मशीन लर्निंग पाइपलाइन में भी हर एक स्टेप अपने ऊपर वाले स्टेप पे डिपेंड होता है और उसी सीक्वेंस को उसको फॉलो करना होता है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि क्या मशीन लर्निंग पाइपलाइंस होती है और किस तरीके से वर्क करती हैं। और इसी को थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने 2 छोटे-छोटे कोड लिखे हैं, ताकि थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन और क्लियर हो पाए। और मैं साथ में आपको एक और छोटा-सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं पे आपके काम आ जाएगा, जिसका नाम है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पाइपलाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। और पाइपलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने छोटा-सा कोड लिखा है। मैंने पांडास को इंपोर्ट कर दिया, पाइपलाइन को इंपोर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर दिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेस्ट एंड स्प्लिट एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक रैंडमली डाटा को जनरेट किया। इस डाटा के अंदर आप देख सकते हैं केवल 3 ही कॉलम है, एज है, इनकम है और परचेज्ड है। एज एक न्यूमेरिकल कॉलम है, इनकम भी एक न्यूमेरिकल कॉलम है, परचेज भी एक न्यूमेरिकल कॉलम है। परचेज मीनिंग कि किसी ने कोई चीज़ परचेज करी है या नहीं परचेज करी है। फिलहाल हम ये नहीं देखना चाह रहे कि क्या चीज़ है वो, बस हम रैंडमली खेल रहे हैं डाटा के साथ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एक क्या बना दिया, डाटा फ्रेम बना दिया। और मुझे पता है कि हर बार प्रिडिक्शन के लिए मुझे एक्स और वाई को सेपरेट करना पड़ता है, इनपुट वेरिएबल्स को और अपने टारगेट वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, एक्स और वाई को सेपरेट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। और पाइपलाइन में पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्केल पर लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारे पास जितने भी कॉलम थे वो सारे के सारे कैटेगोरिकल कॉलम थे। और कैटेगोरिकल कॉलम में जो हमको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसमें होता है कि हमें उनको एनकोड करना पड़ता है वन हॉट एनकोडर की हेल्प से। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको एनकोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मुझे इनको सेम स्केल पे ज़रूर लाना होगा। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली, बिकॉज़ मैं कैटेगोरिकल कॉलम के बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका था। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको पाइपलाइन में सबसे पहला स्टेप हमने लिखा स्टैंडर्ड स्केलर, कि जब भी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया जाए या पाइपलाइन को बिल्ड किया जाए, तो पहले आप इन सारे ही मॉडल को हम बोल रहे हैं कि पहले आप क्या करना कि इन सारे ही इनपुट कॉलम्स को, नॉट परचेस्ड को, इनपुट कॉलम्स को क्या सेम स्केल पर लिया है, उसके बाद ही उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को दें। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेस्ट और ट्रेन को स्प्लिट कर दिया। और क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे को लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डाटा पर फिट नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस पाइपलाइन को फिट करना पड़ेगा। पाइपलाइन को जैसे ही मैं फिट करूंगा, ऑटोमेटिकली फर्स्टली मेरा डाटा स्टैंडर्ड स्केलर से पास होगा और फिर वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल पे चला जाएगा। और उसके बाद पाइपलाइन ही मुझे न्यू वैल्यूज़ की, न्यू इनपुट वैल्यूज़ के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करके देगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि पाइपलाइन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह हो गया कि सिंपली हमको एक पाइपलाइन बिल्ड करनी थी, जिसके अंदर 2 स्टेप थे। वहाँ पे पिछली वीडियो में क्योंकि कैटेगोरिकल वैल्यूज़ थी, तो हमने वन हॉट एनकोडर चलाया था। और यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो हम स्टैंडर्ड स्केलर चला रहे हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो उसके लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि डाटा के अंदर अगर कुछ कॉलम हमारे न्यूमेरिकल्स होते और कुछ ही कॉलम हमारे कैटेगोरिकल होते,
तो बहुत दिक्कत आ जाती, क्योंकि पाइपलाइन ना कॉलम को सेपरेट करके अप्लाई नहीं करती। ये सारे ही जितने भी कॉलम इसको मिलते हैं, उन सारे ही कॉलम पे वो सेम ही चीज़ लगाना चाहती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्योंकि कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, तो स्टैंडर्ड स्केलर ने एरर नहीं दिया, क्योंकि इसको ये भी न्यूमेरिकल मिला, ये भी न्यूमेरिकल मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कैटेगोरिकल कॉलम डाल देता और फिर मैं पाइपलाइन को चलाना चाहता, तो वो मेरे को एरर दे देता, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर कैटेगोरिकल कॉलम को नहीं पहचान पाता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मर, और उसके लिए मैंने तुम्हें ये सेकंड वीडियो बनाया है। तो फर्स्टली फिर से आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स को या लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जिसमें ये वाला मॉड्यूल इसमें अलग होगा। sklearn डॉट कंपोज से आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इस बार जो मैंने डाटा को जनरेट किया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम तो अभी भी न्यूमेरिकल है, बट यहाँ पे जानबूझ करके मैंने एक कैटेगोरिकल कॉलम बनाया है। और फिर से टारगेट कॉलम वही है हमारा, परचेज किया कि नहीं किया, एक डाटा फ्रेम बनाया, और उसके बाद एक्स और वाई को सेपरेट कर दिया, क्योंकि एक्स तो हो गए इनपुट वैल्यूज और वाई को हम प्रिडिक्ट करेंगे। अब मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल कॉलम्स को अलग लिख दिया और कैटेगोरिकल कॉलम्स को अलग लिख दिया। जैसे न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं मेरे पास, एज है और इनकम है, तो मैंने उनको लिख दिया कि भैया ये दोनों मेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे। दूसरा, कैटेगोरिकल कॉलम्स कौन सा, कैटेगोरिकल कॉलम्स हमारा जेंडर, तो मैंने उसको कैटेगोरिकल में दे दिया। और अब हम यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर फंक्शन है, उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते, मतलब आर्ग्यूमेंट और भी ज़्यादा होते हैं। बेसिकली हमको ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर्स और रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका हमको बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसको मैं एक बार लिख के समझा देता हूँ कि ये तो हमारा हो गया फंक्शन, ये तो हो गया हमारा फंक्शन, और ये तीनों हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स, और भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे इसके अंदर भी ना। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसका दोनों का यूज मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो ये है ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिकली आपको बताता है कि इसके अंदर वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन लिखो जो आप चाहते हो अपने डाटा में। और जो रिमाइंडर है, वो आपको बोलना चाहता है कि जो बचे गए, जिसके कॉलम के अंदर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते, उनके साथ क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 कॉलम है, 1 2 3, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल, ये कैटेगोरिकल है। जो फोर्थ कॉलम है ना, वो मान लेते हैं डेट वाला कॉलम है, डेट, डेट वाला कॉलम है। अब मुझे पता है कि जो पहले 2 कॉलम है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, तो उन पे तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर लगाना चाहूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ट्रांसफॉर्मर में मैं बोलूंगा कि पहले दोनों कॉलम पे तो तुम लगाओ स्टैंडर्ड स्केलर, और जो तीसरा वाला कॉलम है उस पे तुम लगाओ, क्योंकि वो कैटेगोरिकल है, उस पे तुम लगाओ वन हॉट एनकोडर, वन हॉट एनकोडर। लेकिन जो चौथा कॉलम है उस पे मैं चाहता हूँ ना, ये अपने आप ही डिलीट हो जाए, अपने आप ही क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ये आगे पास ऑन ना हो। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर में लिख दूंगा ड्रॉप, कि जो भी कॉलम पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसको आप ड्रॉप कर दो। उसके अलावा ड्रॉप की जगह आप यहाँ पे पास थ्रू भी लिख सकते हैं, जो कि आप जब मॉडल बनाएंगे आप समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, ये रहा कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी चीज़ें पास करनी होती है और रिमाइंडर में कौन कौन सी चीज़ें पास करनी होती है। तो अब हम वापस कोड में जंप करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को ऑलरेडी सेपरेट कर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मर फंक्शन का इस्तेमाल किया, और इसमें मैंने पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दिया कि स्टैंडर्ड स्केलर लगाना है। स्टैंडर्ड स्केलर लगाना है, किस में लगाना है, इन न्यूमेरिकल डाटा में। तो यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल डाटा, जो भी तुमने उसका मतलब जो भी आपने वेरिएबल के नाम सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप बेसिकली कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, बट ये हो कि अगर वो इस चीज़ से कनेक्टेड हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, काम आ जाता है वो। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है,
इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन स्टोर है और इस फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट में हम वो चीज़ पास कर रहे हैं जो कि हम करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल कॉलम हो, जिसको हमने न्यूमेरिकल फीचर के नाम से स्टोर किया, उस पे स्टैंडर्ड स्केलर लग जाए, और जो कैटेगोरिकल कॉलम है, उस पे हमारा क्या लग जाए? वन हेड एनकोडर लग जाए। तो ये हमने कैटेगोरिकल वाले यहाँ पास कर दिया। तो जो मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर है ना, वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल कॉलम को अलग-अलग कर देगा और ये दोनों फंक्शन लगा देगा बिना एरर दिए। उसके बाद मैं पाइपलाइन बना सकता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि अब पाइपलाइन जब मैंने बिल्ड करी है, इसके अंदर मैंने केवल 2 ही फंक्शंस रखे हैं। पहला क्या है कि भैया प्री प्रोसेसर को एक्टिवेट कर दो, क्योंकि प्री प्रोसेसर को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, प्री प्रोसेसर किससे कनेक्टेड है? इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेप से। 1 मिनट, हाँ, मैं पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए कि जो प्री प्रोसेसर है ना, ये किससे कनेक्टेड है? ये वाले से, इस वाले से कनेक्टेड है। तो जैसे ही पाइपलाइन एक्टिवेट होगी, तो सबसे पहला स्टेप आएगा प्री प्रोसेसर पे, और प्री प्रोसेसर जैसे ही आएगा तो हमारा कोड जंप कर पाएगा इस पे। और यहाँ पे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर है। इसका मतलब है कि पहले हमारा डाटा स्टैंडर्ड स्केलर होगा, उसके बाद वन हॉट एनकोडर होगा, उसके बाद वो डाटा घूम के वापस यहाँ पे आएगा सेकंड वाले स्टेप पे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर पे। तो इस केस पे हमने क्या करा? हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि जिस केस में हमारे जो इनपुट डाटा होगा उसमें न्यूमेरिकल एज वेल एज कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगी। तो हम उसको कैसे पाइपलाइन के अंदर चेंज करें बिना एरर दिए। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब जैसे ही हमने ये काम कर दिया, अब तो पाइपलाइन हमारी बिल्ड हो गई है, और फिर हम सीधे बोलेंगे कि भैया पाइपलाइन को फिट कर दो और पाइपलाइन को ट्रेन कर दो, और उसके बाद हमारे पाइपलाइन भी बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मर हमारी हेल्प करते हैं। एक बार मैं आपको रीकैप दे देता हूँ। तो रीकैप बहुत सिंपल है कि अगर आपके पूरे डाटा में केवल एक ही तरह का डाटा हो, जैसे कैटेगोरिकल ही हो या फिर न्यूमेरिकल ही हो, एक ही तरह का सिंगल टाइप का डाटा हो, तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आप सीधे पाइपलाइन को बिल्ड कर सकते हैं, सीधे पाइपलाइन को। बट अगर आपके डाटा में डिफरेंट टाइप के डाटा हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा हैं, तो हर एक डाटा पे ईच टाइप ऑफ डाटा नीड डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग। हर एक डाटा को अपना एक खुद का प्री प्रोसेसिंग चाहिए होता है। उस केस में हर एक डाटा पे, मतलब बेसिकली हर एक कॉलम पे आपको एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, और उस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के पास उसको किस में पास करना पड़ेगा? आपको पाइपलाइन में पास करना पड़ेगा, और तब जाके हमारा जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर है वो हर एक कॉलम को उसके प्री प्रोसेसिंग के हिसाब से चेंज करेगा, और देन वो पाइपलाइन को पास करेगा। तो इस तरीके से हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, हमारा कोड एरर नहीं देगा, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि मशीन लर्निंग पाइपलाइंस क्या होती हैं, कैसे ये रॉ मटेरियल को हमारे मॉडल में कन्वर्ट करती हैं, और कैसे पाइपलाइन और कॉलम ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।